हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एलसीपी क्लासेस में। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि रिलेटेड है चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है यूक्लिड्स इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का 1 से लेकर के लास्ट तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं और विभिन्न टॉपिक्स को भी समझने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल एलसीपी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल एलसीपी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको उस वीडियो का लाभ भी मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के स्टार्ट यूक्लिड्स को माना जाता है। ज्योमेट्री का जो इंट्रोडक्शन दिया था यूक्लिड महोदय एक मैथमेटिशियन थे, ग्रीक मैथमेटिशियन, जिन्होंने ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन को सबसे पहले दिया था। और उन्होंने बहुत सारा डेफिनेशंस, एग्जाम्स और पोस्टुलेट्स और थ्योरम के बारे में भी चर्चा किया है। तो इस वीडियो में हम लोग यूक्लिड्स डेफिनेशन, एग्जाम्स और पोस्टुलेट्स को जानेंगे और फिर एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले उनके डेफिनेशंस को हम लोग चर्चा करते हैं कि यूक्लिड्स ने कौन कौन सा डेफिनेशन सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। सबसे पहले डेफिनेशन दिया उन्होंने पॉइंट का, और उन्होंने कहा कि अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। एक पॉइंट एक ऐसा चीज है, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। नो पार्ट, कोई भी पार्ट इसका नहीं है। नो पार्ट कहने का मतलब कि ना ही इसका लेंथ है और ना ही ब्रेथ है और ना ही इसका हाइट है। ओके, अ लाइन, उसके बाद उन्होंने कहा लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। लाइन क्या होता है? ब्रेथलेस लेंथ होता है, सिर्फ लेंथ होता है इसका ब्रेथ नथिंग, इसका ब्रेथ कुछ भी नहीं होता है, ये लाइन है। ओके, फिर कहा उन्होंने कि द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। अगर एंड अगर कर दे इसका एंड ये, इसका एंड ये, तो ये पॉइंट होता है। जैसा कि पहले हम लोग किए थे कि पॉइंट क्या होता है? नथिंग, इसका ना लेंथ, ब्रेथ ना हाइट, तो ये इसका पॉइंट हो जाएगा। ओके, फिर कहा उन्होंने कि नंबर 3 तक कर लिए। 4 में कहा कि स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के बारे में बताया कि स्ट्रेट लाइन भी क्या होता है? इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ, है ना। स्ट्रेट लाइन क्या होता है? लाइन ही होता है जो पॉइंट को इवेंचुअली क्या करने पर, इवेंचुअली बढ़ाते जाते हैं। अगर पॉइंट को हम लोग इस तरह से एक दूसरे के साथ सटाते चले जाएंगे तो इस तरह से हमें लाइन मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है ना, स्ट्रेट लाइन मिल जाता है। उसके बाद कहा उन्होंने सरफेस के बारे में। सरफेस के बारे में बताया कि सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ। सरफेस क्या होता है? एक ऐसा चीज है जिसका लेंथ और ब्रेथ होता है। सपोज कीजिए कि ये हम सरफेस ड्रॉ किए, ये सरफेस ड्रॉ किए, इसमें क्या है? ये लेंथ है ना, और ये ब्रेथ है। इसका कुछ ना कुछ तो लेंथ है और कुछ ना कुछ ब्रेथ है, तो ये कहलाता है हमारा सरफेस। तो सरफेस के बारे में उन्होंने कहा क्या कि सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। सिर्फ इसका लेंथ होता है और इसका ब्रेथ होता है। ओके, नेक्स्ट बात उन्होंने कहा, नेक्स्ट पॉइंट को डिफाइन किया उन्होंने कि द एज ऑफ सरफेस आर लाइन। अगर एज की बात करें, इसका हम किनारा का बात करें तो वो क्या होता है? स्ट्रेट होता है। सरफेस का किनारा का अगर हम बात करें तो वो स्ट्रेट लाइन होता है। इसका किनारा स्ट्रेट लाइन, किनारा उसका क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। ओके, तो सरफेस के बारे में कहा कि उसका एज जो होता है वो सरफेस का लाइन होता है। लास्ट डेफिनेशन उन्होंने कहा प्लेन के बारे में। प्लेन सरफेस इज अ सरफेस व्हिच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। अगर स्ट्रेट लाइन को अगर हम लोग ड्रॉ करते जाएं, ये स्ट्रेट लाइन हुए, एक और स्ट्रेट लाइन, एक और स्ट्रेट लाइन, इसके साथ बिल्कुल इवनली बढ़ाते जाना है। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, तो क्या मिल जाता है? एक प्लेन सरफेस मिल जाता है। ये मिल गया हमें प्लेन सरफेस, है ना, ये प्लेन सरफेस। या तो हम इस तरह से भी बना सकते हैं, ये स्ट्रेट लाइन, इसके साथ एक और स्ट्रेट लाइन, 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 तो इस तरह से जो मिला ये भी हमारा क्या है? सरफेस ही है ना, एक प्लेन सरफेस ही है। तो इस तरह से उन्होंने इन सारे बेसिक डेफिनेशन को दिया सबसे पहले, और ये ज्योमेट्री का ये बेसिक कंपोनेंट कहलाता है। इसके बिना ज्योमेट्री का हम लोग एक चीज भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे या समझ नहीं सकते हैं। तो क्या क्या कहा? पॉइंट के बारे में, लाइन के बारे में, स्ट्रेट लाइन के बारे में, सरफेस के बारे में,
प्लेन सरफेस के बारे में कहा उन्होंने अपने डेफिनेशन में। तो इन सातों डेफिनेशन को कहा जाता है यूक्लिड्स डेफिनेशन। ओके, आई होप कि आपको ये अंडरस्टूड हुआ, समझ में आया। अब हम लोग जानेंगे एक्सॉम्स क्या होता है, पोस्टुलेट्स क्या होता है, इसके बाद फिर हम लोग चर्चा कर लेंगे थ्योरम के बारे में, है ना, कि थ्योरम क्या होता है। इन तीनों का अब हम लोग जानते हैं इसके बारे में कि एक्सॉम्स क्या होता है, पोस्टुलेट क्या होता है और थ्योरम क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग एक्सॉम्स और पोस्टुलेट होता क्या है। कह रहा है एक्सॉम्स एंड पोस्टुलेट्स आर एजम्पशंस। क्या होता है ये? एजम्पशंस है, मान्यताएं हैं, जिसको हम लोग अवधारणाएं बनाए हुए हैं, माने हुए हैं। दैट आर ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ, जो स्पष्ट रूप से सर्वव्यापी सत्य होता है। बट दे आर नॉट प्रूव्ड, जिसको प्रूफ नहीं होता है, जिसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती। ये यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट होता है और ये हमारी एजम्पशंस होता है। ये एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? एजम्पशंस होते हैं जो स्पष्ट रूप से यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, सर्वव्यापी सत्य कथन होते हैं। ओके, एक्सॉम्स क्या होता है? स्पेशली एन एक्सॉम इज अ स्टेटमेंट। एक्सॉम्स क्या होता है? स्टेटमेंट होता है दैट एवरीवन बिलीव्स इज ट्रू, जिसको सब लोग यह विश्वास की तरह मानते हैं कि सही है। ओके, एक्सॉम्स आर ट्रू एजम्पशंस, इसलिए इसको ट्रू एजम्पशंस भी कहा गया है। यूज्ड थ्रू आउट मैथमेटिक्स, जिसका यूज्ड पूरे मैथमेटिक्स में होता है। ऐसे स्टेटमेंट, वैसा ट्रू स्टेटमेंट जिसका यूज पूरे मैथमेटिक्स में होता है। एंड नॉट स्पेशली लिंक्ड टू ज्योमेट्री, और ये स्पेशली सिर्फ ज्योमेट्री के लिए लिंक्ड नहीं होता है, ये पूरे मैथमेटिक्स में आता है। जैसे 2 + 2 4 है ना, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? एक्सॉम्स बोल सकते हैं, है ना। पूरा मैथमेटिक्स का कोई भी ब्रांच में इसका यूज हम लोग करते हैं एक्सॉम्स का, जो क्या है? एक ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू एजम्पशंस है, एंड विच इज यूज्ड थ्रू आउट द मैथमेटिक्स, एंड ये बिलीव्स किया जाता है लोगों के द्वारा कि ये ट्रू है, और इसका स्पेसिफिकली ज्योमेट्री से कोई लेना देना नहीं है, पूरे मैथमेटिक्स से इसका लिंक है। ओके, पोस्टुलेट्स क्या होता है? पोस्टुलेट्स इज अ स्टेटमेंट दैट इज एक्सेप्टेड विदाउट प्रूफ। पोस्टुलेट्स क्या है? वो भी एक स्टेटमेंट है ना, वो भी एक स्टेटमेंट है जिसको स्वीकार किया जाता है बिना किसी प्रूफ के। बिना किसी प्रूफ के इसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, वो स्टेटमेंट कहलाता है पोस्टुलेट। पोस्टुलेट्स आर ट्रू एजम्पशंस, ये भी ट्रू एजम्पशंस होता है। दैट आर स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, और ये स्पेसिफिक होता है ज्योमेट्री के लिए, है ना। जैसे कि वी कैन नॉट ड्रॉ मोर देन 1 लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट से होते हुए हम लोग 2 से ज्यादा लाइन को खींच नहीं सकते हैं। सॉरी, 1 लाइन से ज्यादा लाइन हम लोग 2 पॉइंट से पास करते हुआ नहीं खींच सकते हैं। तो ये हमारा हो गया ज्योमेट्री से रिलेटेड। तो ज्योमेट्री से रिलेटेड अगर कोई ट्रू एजम्पशंस है तो उसको हम लोग पोस्टुलेट्स बोलेंगे, और पूरे मैथमेटिक्स से रिलेटेड, स्पेसिफिकली पूरे मैथमेटिक्स से, थ्रू आउट मैथमेटिक्स से कोई ट्रू स्टेटमेंट है तो वो कहलाएगा एक्सॉम्स। अब जानते हैं हम लोग थ्योरम के बारे में। थ्योरम के बारे में कह रहा है कि स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट या फिर कोई रूल या फिर कोई प्रिंसिपल दैट कैन बी प्रूव्ड टू बी ट्रू, जिसको सत्य साबित करने के लिए सत्यापित किया जा सकता है, उसको हम लोग कहते हैं थ्योरम। इसको हम लोग कहते हैं थ्योरम। अब हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड महोदय ने कौन कौन सा एक्सॉम्स दिया है, कौन कौन सा पोस्टुलेट्स दिया है और कौन कौन सा थ्योरम दिया है, उसको हम लोग जानते हैं। ओके, यूक्लिड्स एक्सॉम्स, क्या क्या यूक्लिड्स ने एक्सॉम्स दिए हुए हैं, स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ट्रू स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसको जानते हैं हम लोग। फर्स्ट उन्होंने कहा कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। जो चीजें है ना, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं, सपोज करो ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स। 2 चीजें, जैसे कि मैंगो है, 1 मैंगो इज इक्वल टू द सेम थिंग्स मीन्स अदर मैंगोज, ओके, टू वन अनदर, सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो आपस में भी वो सभी इक्वल्स होंगे। जैसे कि एक लाइन, ये जो लाइन है क्या कर रहा है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, ये लाइन इसके इक्वल है, 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 ये लाइन भी इसके इक्वल है। मतलब कह रहा है
थिंग्स विच आर इक्वल टू, वो सारी चीजें जो इक्वल टू द सेम थिंग्स, इसी के जैसा कुछ सेम थिंग्स है उसके इक्वल है, तो क्या कह रहा है, आर इक्वल टू वन अनदर, तो सब आपस में इक्वल होगा। ओके, बहुत ही ट्रू स्टेटमेंट दिया उन्होंने फर्स्ट। सेकेंड कह रहा है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल, होल्स आर इक्वल, इक्वल टू, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल्स मतलब कि 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, यानी इक्वल आर एडेड टू इक्वल्स, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, 2 और 2 को ऐड किए, फिर ये 2 और 2 को ऐड किए, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स होल्स आर इक्वल, तो जो आ रहा है 4 इज इक्वल टू 4, फिर और भी 2 प्लस 2 करेंगे तो 4 आएगा, तो वो भी इसके इक्वल हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल, तो सभी आपस में इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल, रिमाइंडर भी जो होगा तो इक्वल होगा। कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, सपोज करो बहुत सारा चीज है हमारे पास, यहाँ पर 2 है, 2 2 2 2, तो कह रहा है इक्वल, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, यानी इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करो तो रिमाइंडर 0, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करो तो 0, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 0, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 0, तो रिमाइंडर्स आर इक्वल, तो रिमाइंडर जो आ रहा है सब 0 0, यानी इक्वल आ रहा है ना, एक दूसरे के इक्वल आ रहा है। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी सही कहा उन्होंने। 4 में कहा है कि थिंग्स विच आर कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, बिल्कुल सही बात है। अगर चीजें ये सब कोइंसाइड कर रहे हैं एक दूसरे के, यानी ये जो है इसको ढक दे रहा है, ये इसको ढक दे रहा है, ये इसको ढक दे रहा है, इसका मतलब सबको एक साथ रखेंगे तो एक दूसरे को ढक देगा। दैट मीन्स की थिंग्स विच आर कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, कोइंसाइड कर रहा है दैट मीन्स की इक्वल है। एक ब्लेड को दूसरा ब्लेड पे रख देंगे तो कोइंसाइड कर गया ना, तीसरा ब्लेड को भी रख दिए कोइंसाइड कर गया, चौथा ब्लेड को भी रख दिए तो कोइंसाइड कर गया, तो आपस में सारा ब्लेड कोइंसाइड कर रहा है, दैट मीन्स आपस में सभी ब्लेड क्या है, इक्वल है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया। क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 5 कह रहा था होल्स इज ग्रेटर देन अ पार्ट, बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि पूरा कोई चीज उसके एक पार्ट से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। ये पूरा होल चीज है और इसका एक पार्ट हम लोग ले लेते हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट को हम लोग ले लिए, तो ये पूरा हो गया हमारा 1, और ये एक पार्ट लिए तो 1/4, तो होल जो है 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1/4, 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1/4, तो होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, जो चीजें अपने थिंग्स से डबल है आर इक्वल टू वन अनदर, वो भी आपस में इक्वल होगा। यानी ये एक चीज है हम ले लिए और ये भी एक चीज लिए, ठीक है, और एक दूसरा चीज भी ले लिए। कह रहा है कि थिंग्स विच आर डबल द सेम थिंग्स, थिंग्स विच आर डबल द सेम थिंग्स, ये तीनों सेम थिंग्स है ना, तो थिंग्स विच आर डबल द सेम थिंग्स, सेम थिंग का एक डबल कर दिए, यानी ये दोनों को मिला करके एक डबल बना दिए हैं, है ना, डबल, दो का बना हुआ एक चीज, तो कह रहा है डबल द सेम थिंग्स दे आर इक्वल टू वन अनदर, सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, तो ये डबल हो गया ना, इन दोनों का डबल करेंगे तो इसी पे आएगा ना, तो ये और ये आपस में इक्वल है तभी तो इसका डबल करेंगे, डबल हो पाएगा। सेम थिंग से तभी तो डबल हुआ, ये 1 है ये भी 1 है तो डबल हो गया 2, तो 1 और 1 इक्वल टू ईच अदर, है ना, वन अनदर, सब एक आपस में इक्वल होंगे। लास्ट स्टेटमेंट कर रहा है थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, इसी में अगर इसको हम हाफ कर देंगे तो इसका हाफ और इसका हाफ दोनों इक्वल है ना, तो इसका हाफ और इसके हाफ के इक्वल होगा, इस इधर वाला हाफ इधर वाला के हाफ के इक्वल हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो ये था यूक्लिड्स का एग्जाम्स। ओके, अब हम लोग एग्जाम्स 5.1 का चर्चा करते हैं। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एलसीपी क्लासेस में। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि रिलेटेड है चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है यूक्लिड्स इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का 1 से लेकर के लास्ट तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं और विभिन्न टॉपिक्स को भी समझने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और यदि आप चैनल में नए हैं
और अभी तक आपने हमारे चैनल एलसीपी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल एलसीपी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको उस वीडियो का लाभ भी मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का स्टार्ट यूक्लिड्स को माना जाता है। ज्योमेट्री का जो इंट्रोडक्शन दिया था यूक्लिड महोदय एक मैथमेटिशियन थे, ग्रीक मैथमेटिशियन, जिन्होंने ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन को सबसे पहले दिया था। और उन्होंने बहुत सारा डेफिनेशंस, एग्जाम्स और पोस्टुलेट्स और थ्योरम के बारे में भी चर्चा किया है। तो इस वीडियो में हम लोग यूक्लिड्स डेफिनेशन, एग्जाम्स और पोस्टुलेट्स को जानेंगे और फिर एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले उनके डेफिनेशंस को हम लोग चर्चा करते हैं कि यूक्लिड्स ने कौन कौन सा डेफिनेशन सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। सबसे पहले डेफिनेशन दिया उन्होंने पॉइंट का, और उन्होंने कहा कि अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। एक पॉइंट एक ऐसा चीज है, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। नो पार्ट, कोई भी पार्ट इसका नहीं है। नो पार्ट कहने का मतलब कि ना इसका लेंथ है और ना ही ब्रेथ है और ना इसका हाइट है। ओके, अ लाइन, उसके बाद उन्होंने कहा लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। लाइन क्या होता है? ब्रेथलेस लेंथ होता है, सिर्फ लेंथ होता है इसका ब्रेथ नथिंग, इसका ब्रेथ कुछ भी नहीं होता है, ये लाइन है। ओके, फिर कहा उन्होंने कि द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। अगर एंड अगर कर दे इसका एंड ये, इसका एंड ये, तो ये पॉइंट होता है। जैसा कि पहले हम लोग किए थे कि पॉइंट क्या होता है? नथिंग, इसका ना लेंथ, ब्रेथ, ना हाइट, तो ये इसका पॉइंट हो जाएगा। ओके, फिर कहा उन्होंने कि नंबर 3 तक कर लिए। 4 में कहा कि स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के बारे में बताया कि स्ट्रेट लाइन भी क्या होता है? इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ, है ना। स्ट्रेट लाइन क्या होता है? लाइन ही होता है जो पॉइंट को इवेंचुअली क्या करने पर, इवेंचुअली बढ़ाते जाते हैं। अगर पॉइंट को हम लोग इस तरह से एक दूसरे के साथ सटाते चले जाएंगे तो इस तरह से हमें लाइन मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है ना, स्ट्रेट लाइन मिल जाता है। उसके बाद कहा उन्होंने सरफेस के बारे में। सरफेस के बारे में बताया कि सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ। सरफेस क्या होता है? एक ऐसा चीज है जिसका लेंथ और ब्रेथ होता है। सपोज कीजिए कि ये हम सरफेस ड्रॉ किए, ये सरफेस ड्रॉ किए, इसमें क्या है? ये लेंथ है ना, और ये ब्रेथ है। इसका कुछ ना कुछ तो लेंथ है और कुछ ना कुछ ब्रेथ है, तो ये कहलाता है हमारा सरफेस। तो सरफेस के बारे में उन्होंने कहा क्या कि सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। सिर्फ इसका लेंथ होता है और इसका ब्रेथ होता है। ओके, नेक्स्ट बात उन्होंने कहा, नेक्स्ट पॉइंट को डिफाइन किया उन्होंने कि द एज ऑफ सरफेस आर लाइन। अगर एज की बात करें, इसका हम किनारा का बात करें तो वो क्या होता है? स्ट्रेट होता है। सरफेस का किनारा का अगर हम बात करें तो वो स्ट्रेट लाइन होता है। इसका किनारा स्ट्रेट लाइन, किनारा उसका क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। ओके, तो सरफेस के बारे में कहा कि उसका एज जो होता है वो सरफेस का लाइन होता है। लास्ट डेफिनेशन उन्होंने कहा प्लेन के बारे में। प्लेन सरफेस is a surface which lies evenly with the straight lines on itself। अगर स्ट्रेट लाइन को अगर हम लोग ड्रॉ करते जाएं, ये स्ट्रेट लाइन हुए, एक और स्ट्रेट लाइन, एक और स्ट्रेट लाइन, इसके साथ बिल्कुल इवनली बढ़ाते जाना है। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, तो क्या मिल जाता है? एक प्लेन सरफेस मिल जाता है। ये मिल गया हमें प्लेन सरफेस, है ना, ये प्लेन सरफेस। या तो हम इस तरह से भी बना सकते हैं, ये स्ट्रेट लाइन, इसके साथ एक और स्ट्रेट लाइन, 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 तो इस तरह से जो मिला ये भी हमारा क्या है? सरफेस ही है ना, एक प्लेन सरफेस ही है। तो इस तरह से उन्होंने इन सारे बेसिक डेफिनेशन को दिया सबसे पहले, और ये ज्योमेट्री का ये बेसिक कंपोनेंट कहलाता है। इसके बिना ज्योमेट्री का हम लोग एक चीज भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे या समझ नहीं सकते हैं। तो क्या क्या कहा? पॉइंट के बारे में, लाइन के बारे में, स्ट्रेट लाइन के बारे में, सरफेस के बारे में, प्लेन सरफेस के बारे में कहा उन्होंने अपने डेफिनेशन में। तो इन सब को, इन सातों डेफिनेशन को कहा जाता है यूक्लिड्स डेफिनेशन। ओके, आई होप कि आपको ये अंडरस्टूड हुआ, समझ में आया। अब हम लोग जानेंगे एक्सॉम्स क्या होता है, पोस्टुलेट्स क्या होता है। इसके बाद फिर हम लोग चर्चा कर लेंगे थ्योरम के बारे में, है ना, कि थ्योरम क्या होता है। इन तीनों का अब हम लोग जानते हैं इसके बारे में कि एक्सॉम्स क्या होता है, पोस्टुलेट क्या होता है और थ्योरम क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग एक्सॉम्स और पोस्टुलेट होता क्या है।
कह रहा है एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट्स आर एजम्पशंस। क्या होता है ये? एजम्पशंस है, मान्यताएं हैं, जिसको हम लोग अवधारणाएं बनाए हुए हैं, माने हुए हैं। दैट आर ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ, जो स्पष्ट रूप से सर्वव्यापी सत्य होता है। बट दे आर नॉट प्रूव्ड, जिसको प्रूफ नहीं होता है, जिसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती। ये यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट होता है और ये हमारी एजम्पशंस होता है। ये एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? एजम्पशंस होते हैं जो स्पष्ट रूप से यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, सर्वव्यापी सत्य कथन होते हैं। ओके, एग्जाम्स क्या होता है? स्पेशली एन एग्जाम इज अ स्टेटमेंट। एग्जाम्स क्या होता है? स्टेटमेंट होता है दैट एवरीवन बिलीव्स इज ट्रू, जिसको सब लोग यह विश्वास की तरह मानते हैं कि सही है। ओके, एग्जाम्स आर ट्रू एजम्पशंस, इसलिए इसको ट्रू एजम्पशंस भी कहा गया है। यूज्ड थ्रू आउट मैथमेटिक्स, जिसका यूज्ड पूरे मैथमेटिक्स में होता है। ऐसे स्टेटमेंट, वैसा ट्रू स्टेटमेंट जिसका यूज पूरे मैथमेटिक्स में होता है। एंड नॉट स्पेशली लिंक्ड टू ज्योमेट्री, और ये स्पेशली सिर्फ ज्योमेट्री के लिए लिंक्ड नहीं होता है, ये पूरे मैथमेटिक्स में आता है। जैसे 2 + 2 4 है ना, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? एग्जाम्स बोल सकते हैं, है ना। पूरा मैथमेटिक्स का कोई भी ब्रांच में इसका यूज हम लोग करते हैं एग्जाम्स का, जो क्या है? एक ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू एजम्पशंस है, एंड विच इज यूज्ड थ्रू आउट द मैथमेटिक्स, एंड ये बिलीव्स किया जाता है लोगों के द्वारा कि ये ट्रू है, और इसका स्पेसिफिकली ज्योमेट्री से कोई लेना देना नहीं है, पूरे मैथमेटिक्स से इसका लिंक है। ओके, पोस्टुलेट्स क्या होता है? पोस्टुलेट्स इज अ स्टेटमेंट दैट इज एक्सेप्टेड विदाउट प्रूफ। पोस्टुलेट्स क्या है? वो भी एक स्टेटमेंट है ना, वो भी एक स्टेटमेंट है जिसको स्वीकार किया जाता है बिना किसी प्रूफ के। बिना किसी प्रूफ के इसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, वो स्टेटमेंट कहलाता है पोस्टुलेट। पोस्टुलेट्स आर ट्रू एजम्पशंस, ये भी ट्रू एजम्पशंस होता है। दैट आर स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, और ये स्पेसिफिक होता है ज्योमेट्री के लिए, है ना। जैसे कि वी कैन नॉट ड्रॉ मोर देन 1 लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट से होते हुए हम लोग 2 से ज्यादा लाइन को खींच नहीं सकते हैं। सॉरी, 1 लाइन से ज्यादा लाइन हम लोग 2 पॉइंट से पास करते हुआ नहीं खींच सकते हैं। तो ये हमारा हो गया ज्योमेट्री से रिलेटेड। तो ज्योमेट्री से रिलेटेड अगर कोई ट्रू एजम्पशंस है तो उसको हम लोग पोस्टुलेट्स बोलेंगे, और पूरे मैथमेटिक्स से रिलेटेड, स्पेसिफिकली पूरे मैथमेटिक्स से, थ्रू आउट मैथमेटिक्स से कोई ट्रू स्टेटमेंट है तो वो कहलाएगा एग्जाम्स। अब जानते हैं हम लोग थ्योरम के बारे में। थ्योरम के बारे में कह रहा है कि स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट या फिर कोई रूल या फिर कोई प्रिंसिपल दैट कैन बी प्रूव्ड टू बी ट्रू, जिसको सत्य साबित करने के लिए सत्यापित किया जा सकता है, उसको हम लोग कहते हैं थ्योरम। इसको हम लोग कहते हैं थ्योरम। अब हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड महोदय ने कौन कौन सा एग्जाम्स दिया है, कौन कौन सा पोस्टुलेट्स दिया है, और कौन कौन सा थ्योरम दिया है, उसको हम लोग जानते हैं। ओके, यूक्लिड्स एग्जाम्स, क्या क्या यूक्लिड्स ने एग्जाम्स दिए हुए हैं, स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ट्रू स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसको जानते हैं हम लोग। फर्स्ट उन्होंने कहा कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। जो चीजें है ना, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं, सपोज करो ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स। 2 चीजें, जैसे कि मैंगो है, 1 मैंगो इज इक्वल टू द सेम थिंग्स मीन्स अदर मैंगोज, ओके, टू वन अनदर, सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो आपस में भी वो सभी इक्वल्स होंगे। जैसे कि एक लाइन, ये जो लाइन है क्या कह रहा है? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, ये लाइन इसके इक्वल है, 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 ये लाइन भी इसके इक्वल है। मतलब कह रहा है थिंग्स विच आर इक्वल टू, वो सारी चीजें जो इक्वल टू द सेम थिंग्स, इसी के जैसा कुछ सेम थिंग्स है उसके इक्वल है, तो क्या कह रहा है? आर इक्वल टू वन अनदर, तो सब आपस में इक्वल होगा। ओके, बहुत ही ट्रू स्टेटमेंट दिया उन्होंने फर्स्ट। सेकेंड कह रहा है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल, होल्स आर इक्वल, इक्वल टू, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल्स, मतलब कि 2 + 2 + 2 + 2, यानी इक्वल आर एडेड टू इक्वल्स, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, 2 और 2 को ऐड किए
फिर ये 2 और 2 को ऐड किए, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स होल्स आर इक्वल, तो जो आ रहा है 4 इज इक्वल्स टू 4, फिर और भी 2 + 2 करेंगे तो 4 आएगा, तो वो भी इसके इक्वल हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल, तो सभी आपस में इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल, रिमाइंडर भी जो होगा तो इक्वल होगा। कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स। सपोज करो बहुत सारा चीज है हमारे पास, यहाँ पर 2 है, 2 2 2 2, तो कह रहा है इक्वल, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, यानी इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करो तो रिमाइंडर 0, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करो तो 0, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 0, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 0, तो रिमाइंडर्स आर इक्वल, तो रिमाइंडर जो आ रहा है सब 0 0 यानी इक्वल आ रहा है ना, एक दूसरे के इक्वल आ रहा है। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी सही कहा उन्होंने। 4 में कहा है कि थिंग्स विच आर कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, बिल्कुल सही बात है। अगर चीजें ये सब कोइंसाइड कर रहे हैं एक दूसरे के, यानी ये जो है इसको ढक दे रहा है, ये इसको ढक दे रहा है, ये इसको ढक दे रहा है, इसका मतलब सबको एक साथ रखेंगे तो एक दूसरे को ढक देगा। दैट मीन्स की थिंग्स विच आर कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कोइंसाइड कर रहा है दैट मीन्स की इक्वल है। एक ब्लेड को दूसरा ब्लेड पे रख देंगे तो कोइंसाइड कर गया ना, तीसरा ब्लेड को भी रख दिए कोइंसाइड कर गया, चौथा ब्लेड को भी रख दिए तो कोइंसाइड कर गया, तो आपस में सारा ब्लेड कोइंसाइड कर रहा है, दैट मीन्स आपस में सभी ब्लेड क्या है, इक्वल है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया। क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 5 कह रहा था होल्स इज ग्रेटर देन अ पार्ट, बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि पूरा कोई चीज उसके एक पार्ट से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। ये पूरा होल चीज है और इसका एक पार्ट हम लोग ले लेते हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट को हम लोग ले लिए, तो ये पूरा हो गया हमारा 1, और ये एक पार्ट लिए तो 1/4, तो होल जो है 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1/4, 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1/4, तो होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, जो चीजें अपने थिंग्स से डबल है आर इक्वल टू वन अनदर, वो भी आपस में इक्वल होगा। यानी ये एक चीज है हम ले लिए और ये भी एक चीज लिए, ठीक है, और एक दूसरा चीज भी ले लिए। कह रहा है कि थिंग्स विच आर डबल द सेम थिंग्स, थिंग्स विच आर डबल द सेम थिंग्स, ये तीनों सेम थिंग्स है ना, तो थिंग्स विच आर डबल द सेम थिंग्स, सेम थिंग का एक डबल कर दिए, यानी ये दोनों को मिला करके एक डबल बना दिए हैं, है ना, डबल, दो का बना हुआ एक चीज, तो कह रहा है डबल द सेम थिंग्स दे आर इक्वल टू वन अनदर, सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, तो ये डबल हो गया ना, इन दोनों का डबल करेंगे तो इसी पे आएगा ना, तो ये और ये आपस में इक्वल है तभी तो इसका डबल करेंगे, डबल हो पाएगा। सेम थिंग से तभी तो डबल हुआ, ये 1 है ये भी 1 है तो डबल हो गया 2, तो 1 और 1 इक्वल टू ईच अदर, है ना, वन अनदर, सब एक आपस में इक्वल होंगे। लास्ट स्टेटमेंट कर रहा है थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, इसी में अगर इसको हम हाफ कर देंगे तो इसका हाफ और इसका हाफ दोनों इक्वल है ना, तो इसका हाफ और इसके हाफ के इक्वल होगा, इस इधर वाला हाफ इधर वाला के हाफ के इक्वल हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो ये था यूक्लिड्स का एग्जाम्स। ओके, अब हम लोग एग्जाम्स 5.1 का चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है यूक्लिड एग्जाम्स 5.1। हम लोगों ने यूक्लिड्स के 7 एग्जाम्स का डिस्कशन किया। अब एक खास है जिसको 5.1 के नाम से दिया गया है, वो यूक्लिड्स एग्जाम क्या कहता है 5.1, गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट गिवन हो, ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट सपोज करो A एंड B गिवन हो, देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पास थ्रू देम, इससे होकर के सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकता है। अगर दूसरा लाइन पास कराना चाहेंगे तो इधर से होकर के चला जाएगा, उससे पास नहीं करेगा। तीसरा लाइन पास कराएंगे तो इससे होकर के नहीं जाएगा, इससे होकर के सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन जा सकता है, ठीक है। इधर से पास कराएंगे दूसरा लाइन को तो किनारे होकर चला जाएगा, इधर से पास कराएंगे तो किनारे होकर चला जाएगा। ओके, तो केवल 2 पॉइंट से केवल और केवल एक ही लाइन पास कर सकता है। ये कह रहा है कौन सा, एग्जाम्स 5.1, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है कि फ्रॉम 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से होकर के केवल और सिर्फ एक ही लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट्स के बारे में। पोस्टुलेट क्या होता है, ये भी एक एजम्पशंस है, ओके, स्टेटमेंट है जिसको क्या माना जाता है, ट्रू माना गया है। ओके,
तो ये क्या क्या पोस्टुलेट्स दिया यूक्लिड महोदय ने। फर्स्ट पोस्टुलेट कहता है अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन को एक पॉइंट से कोई एक अनदर पॉइंट से होते हुए पास कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ट्रू बात कहा है स्टेटमेंट में। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है आ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, है ना। एक जो टर्मिनेटेड लाइन है, जो टर्मिनेट कर रहा है ना। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, शांत, है ना। टर्मिनेट मतलब एंड हो गया जिसका, तो उसको हम लोग इनडेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। देखिए इसको इस तरह से बढ़ा सकते हैं, इसको इस तरह से बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन था, उसको हम लोग आगे दोनों तरफ इधर भी और इधर भी इनडेफिनेटली बढ़ा सकते हैं, चाहे जितना दूर तक बढ़ाया जा सकता है। ये कहता है सेकेंड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट कहता है अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ओके, कोई भी सेंटर लेकर के कितना भी रेडियस लो सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, कितना भी रेडियस लो सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे जितना बड़ा रेडियस लो सर्कल ड्रॉ हो जाएगा वेरी इजीली। ओके, नेक्स्ट पोस्टुलेट नंबर 4 कहता है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। यस, राइट एंगल का मतलब क्या होता है, राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। तो जितना भी राइट एंगल होगा सब एक दूसरे के इक्वल होगा कि नहीं होगा। यस होगा, चाहे जहां भी बना दो, जितना भी बड़ा बना दो, लेंथ उसका कुछ भी रहे, बट एंगल तो 90 डिग्री सेम ही होगा ना। इसका मेजरमेंट और इसका मेजरमेंट दोनों का सेम ही होगा। तो ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने कहा अपने पोस्टुलेट्स में। पोस्टुलेट नंबर 5 क्या कहा है, इसको ध्यान से समझिएगा। कहा है कि इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, ऐसा हम लोग इसको बनाते हैं एक फिगर से। ओके, कहां बन जाएगा ना, यस, ये दो हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिए। कह रहा है इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन को अगर दो स्ट्रेट लाइन पे फॉल कर रहा है। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, इफ अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन दो ठो स्ट्रेट लाइन पे फॉल कर रहा है, मतलब गिर रहा है, ठीक है। मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। देखो ये इंटीरियर एंगल बनाया, यहाँ पे बनाया और यहाँ पे भी बनाया, सेम साइड में बनाया, इधर भी बनाया और इधर भी बनाया। इसको कर दो 1, इसको कर दो 2, इधर वाला को 3, इधर वाला को 4, 1 2 3 4 कर दिए। ओके, तो क्या कह रहा है, देन द टू स्ट्रेट लाइन्स, ये दोनों स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस्ड, अगर आगे बढ़ाया जाएगा, इधर अगर बढ़ाया जाए दोनों तरफ को, प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच, और मिलेगा कौन सा साइड में, जिस साइड सम ऑफ एंगल्स लेस देन टू राइट एंगल्स। जिस तरफ अगर सपोज करो ये 1 एंगल और 2 एंगल का सम, ओके, एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर 90 डिग्री से 180 डिग्री से, 2 राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 2 राइट एंगल का मतलब 180 डिग्री से अगर छोटा होगा तो इन दोनों लाइन को बढ़ाएंगे तो इधर मीट कर जाएगा कहीं ना कहीं। अगर एंगल 3 प्लस एंगल 4 अगर छोटा हो गया 180 डिग्री से तो इधर मीट करेगा। जिधर इंटीरियर एंगल का सम 180 से कम होगा उस साइड अगर लाइन को हम बढ़ाते जाएंगे तो उधर दोनों लाइन मीट कर जाएगा। ओके, तो ये था हमारा, जिन्होंने यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट्स में ये पांचों पॉइंट को जिक्र किया है उन्होंने, ये बहुत ही ज्योमेट्री में हेल्पफुल साबित हुआ है और अभी तक इसका यूज होता रहा है और आगे भी हम लोग यूज करेंगे। ओके, तो ये हमारा था यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट्स। आगे का टॉपिक को जानते हैं, एक थ्योरम होगा शायद। नेक्स्ट है थ्योरम 5.1। तो ये क्या कहता है कि टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन। कह रहा है कि टू डिस्टिंक्ट लाइन, ठीक है, दो को अगर हम अलग अलग लाइन ले लें, सपोज करो ये लाइन L ले लिया है ना, और एक लाइन M ले लिए, ठीक है, एक लाइन M, तो कह रहा है टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन, केवल एक ही पॉइंट इसका कॉमन हो सकता है, ये कह रहा है। बिल्कुल सही बात कह रहा है। और थ्योरम होता क्या है, ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा रूल या ऐसा प्रिंसिपल जिसको सही होने के लिए प्रूफ किया जा सकता है, यानी इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, अगर हम सपोज कर लें कि लेट अस सपोज टू लाइन्स passing through two distinct
टू डिस्टिंक्ट पॉइंट P एंड Q। अगर हम मान लिए कि दो जो लाइन है, दोनों लाइन L और M पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट P एंड Q से पास कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, सो वी हैव अ लाइन पासिंग थ्रू two distinct point क्या सपोज कर लिए हैं कि टू लाइन पास कर रहा है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से, दो लाइन है दो अलग अलग पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब वी हैव टू लाइन पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, वी हैव टू लाइन्स, इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास वी हैव टू लाइन्स passing through two distinct point, passing through two distinct point which classes the postulates किस पोस्टुलेट को ये बंधन कर रहा है, खंडन कर रहा है, क्लासेस द पोस्टुलेट्स दैट ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये उस बात को कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास हो सकता है, उस बात को ये क्या कर रहा है, खंडन कर रहा है, क्लैश कर रहा है। कौन? ये जो भी हम लोग एजम्स किए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? दिस इज बिकॉज आवर एजम्पशन जो हम लोग एजम्प किए हैं कि टू लाइन पास करता है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से, वो एजम्पशन गलत है। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हेंस टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव more than one point common। एक पॉइंट कॉमन के अलावा दूसरा पॉइंट इसमें नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको बाय द स्टेटमेंट प्रूफ कर दिए कि दो अलग लाइन का केवल एक ही कॉमन पॉइंट हो सकता है, डबल कॉमन पॉइंट कभी भी नहीं हो सकता है। तो ये था हमारा थ्योरम 5.1। और जितना भी इंट्रोडक्शन का चीज था, जो थ्योरी यूक्लिड्स महोदय ने दिया, उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1 जिसमें इन सभी चीजों का कहीं ना कहीं हम लोग हेल्प लेने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.1 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ये बताइए। ठीक है, तो हम लोग बता देते हैं। साथ में कह रहा है गिव रीजन फॉर योर आंसर। अपने आंसर के लिए रीजन भी बताइए। जो आंसर आपका होगा ट्रू या फिर फॉल्स, उसके लिए रीजन भी बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। केवल एक सिंगल पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास कर सकता है क्या? देखिए, तो एक सिंगल पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पे। एक लाइन पास हुआ, दूसरा लाइन पास हुआ, तीसरा भी पास हो गया, चौथा भी पास हो गया, पांचवा भी पास हुआ, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। कितना लाइन पास हो सकता है? वन पॉइंट से होकर, वन गिवन पॉइंट से अनगिनत, यानी कि इनफाइनेटली लाइन। वी कैन ड्रॉ मेनी लाइन्स, है ना, इनडेफिनेटली मीन्स जिसको हम गिन भी नहीं सकते, उतना सारा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं।
बट यहाँ क्या बोल रहा है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू द सिंगल पॉइंट, तो इसको बोल देंगे नहीं बाबू साहेब आप गलत बोल रहे हैं, है ना, क्योंकि एक पॉइंट से हम लोग बहुत सारा लाइन खींच सकते हैं। सेकेंड पॉइंट बताइए, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, एक ए और एक बी, इससे कह रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पास कर सकता है इससे, नहीं, बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, इससे केवल एक ही लाइन पास होकर के जाएगा भैया, दूसरा लाइन खींचेंगे तो एक से तो जाएगा पास होकर के, दूसरा से पास करेगा ही नहीं, है ना, दूसरा से ड्रॉ करना चाहेंगे तो एक पॉइंट से जाएगा लेकिन दूसरा पॉइंट से जाएगा नहीं, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि टू डिफरेंट पॉइंट से होकर के देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये भी फॉल्स है, ये भी गलत बात बोल रहा है कि दो पॉइंट से होकर के इनफाइनाइटली मेनी लाइन्स नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी हो गया। थर्ड की बात करते हैं, अ टर्मिनेटेड लाइन्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स, कह रहा है कि एक टर्मिनेटेड जो लाइन है उसको बोथ डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइटली हम लोग बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहा है ये, इसको हम लोग इनफाइनाइटली चाहे जितना दूर ले जाओ राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, नो प्रॉब्लम, तो ये सही कह रहा है, ये भैया जी सही कह रहे हैं, है ना। थर्ड पॉइंट की अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड हम लोग इसको इनडेफिनेटली बढ़ा सकते हैं, ये सही कहा, ट्रू कर देंगे। फोर्थ नंबर कह रहा है इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल, रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, कह रहा है कि अगर दो सर्कल इक्वल है मतलब सेम साइज का है, इसका मतलब देयर रेडियाई आर इक्वल, बिल्कुल सही बात है, सर्कल दो इक्वल तभी हो सकता है जब उन दोनों सर्कल का रेडियस सेम हो, तो रेडियस के बारे में तो कह रहा है इक्वल होगा, है ना, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल मतलब उसका रेडियस इक्वल होगा, दो सर्कल का अगर रेडियस इक्वल है मतलब दोनों सर्कल इक्वल है, यानी दोनों एक दूसरे का पूरक है, तो ये भी कह देंगे हम लोग कि ट्रू, कि भैया आप भी सही कह रहे हैं, आपका भी कहना सही है। ओके, लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इन फिगर 5.9, ये जो फिगर दिया हुआ है ए बी पी क्यू, ये फिगर दिया हुआ है, दिस इज द फिगर 5.9 बुक में लिखा हुआ है, ये तीनों फिगर कह रहा है कि ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, ये जो ए बी लाइन है पी क्यू के इक्वल है, ठीक है, फिर कह रहा है ये पी क्यू जो है एक्स वाई के इक्वल है, तो कह रहा है कि देन ए बी इक्वल टू एक्स वाई, यस, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, मतलब ये भी इसके इक्वल होगा ही होगा, ये भी ट्रू होगा, है ना, ये भी स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा, क्योंकि बोलेंगे ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू और पी क्यू इज इक्वल्स टू एक्स वाई, तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 करेंगे तो ये पी क्यू ए बी इक्वल टू पी क्यू है ना, तो पी क्यू के बदले में यहाँ पर ए बी नहीं लिख देंगे, ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई नहीं हो जाएगा, यानी कि पी क्यू के बदले में ए बी लिख देंगे तो ए बी इक्वल टू एक्स वाई होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन 1 का ट्रू और फॉल्स का स्टेटमेंट को अच्छे से देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन सब का डेफिनेशन बताना है। ओके, ठीक है। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, क्या और भी अदर टर्म है जिसको पहले डिफाइन करने का जरूरत है? नहीं, इससे पहले तो बहुत सारा डेफिनेशन यूक्लिड महोदय ने हमें दे चुका है ना, तो उस सब का हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम, कौन कौन सा वो टर्म है और उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे ये बताइए। पहले हम लोग डिफाइन करते हैं पैरेलल लाइंस को। पैरेलल लाइंस क्या होता है? इफ टू लाइंस व्हेन टू लाइंस प्रोड्यूस इंडेफिनेटली ऑन बोथ साइड दे नेवर मीट, दे विल नेवर मीट, वो दोनों कभी भी मिलेगा नहीं एक दूसरे को, तो वो पैरेलल लाइन कहलाएगा। सपोज करो L और ये M दोनों पैरेलल लाइन है, L इज पैरेलल टू M। ओके, और क्या बोल सकते हैं कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आर सेम फ्रॉम ईच पॉइंट से दोनों का डिस्टेंस अगर सेम होगा तब भी वो पैरेलल लाइन कहलाएगा, तो ये पैरेलल लाइन हो गया। अब परपेंडिकुलर लाइन कह रहा है क्या कि when two lines meet one another at 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल पे अगर L और M एक दूसरे को मिल रहा है
तो वो कहलाता है एक दूसरे का परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हम लोग इस तरह से शो करते हैं, L इज परपेंडिकुलर टू M, उल्टा T, परपेंडिकुलर को उल्टा T से हम लोग डिनोट करते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट कह रहा है कि कोई एक लाइन ले लीजिए, है ना, एक लाइन का वैसा लाइन जिसका 2 एंड पॉइंट हो, वैसा लाइन जिसका 2 एंड पॉइंट हो तो वो लाइन सेगमेंट कहलाता है। और लाइन सेगमेंट को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, लाइन सेगमेंट को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। हियर AB इज अ लाइन सेगमेंट। ओके, अब कह रहा है रेडियस ऑफ अ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल क्या कहता है? द डिस्टेंस बिटवीन सर्कमफेरेंस टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सर्कमफेरेंस हो गया ना, ये सर्कमफेरेंस हो गया सर्कल का, और ये सेंटर हो गया। ओके, सेंटर से सर्कमफेरेंस या सर्कल के किसी पॉइंट से सेंटर के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ सर्कल बोलते हैं। और रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है? डायमीटर का हाफ होता है, डायमीटर का हाफ होता है। ओके, स्क्वायर क्या होता है? अ क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका ऑल साइड्स इक्वल होता है। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका ऑल साइड इक्वल होगा तो वो कहलाएगा स्क्वायर, है ना। दिस इज अ स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोगों ने वेरी सिंपल लैंग्वेज में इन सब का डेफिनेशन को देखा विथ एग्जाम्पल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लिए होंगे। नहीं किए होंगे तो वीडियो को रिकेप करके दोबारा से सुनिए और दोबारा से लिखिए। इससे आपका राइटिंग स्किल भी बढ़ेगा, हियरिंग स्किल भी बढ़ेगा और अंडरस्टैंडिंग स्किल भी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है कि कंसीडर 2 पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। 2 पोस्टुलेट्स जो यहाँ पे गिवन है इसको कंसीडर कीजिए, मतलब इसको समझिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है? फर्स्ट वाला, गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट A एंड B। 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ले लेते हैं A एंड B, ये गिवन है। ओके, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट C विच इज इन बिटवीन A एंड B। दोनों के बीच में देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट C विच इज बिटवीन A एंड B हो सकता है, ठीक है। सेकेंड पोस्टुलेट्स कह रहा है देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स that are not on the same line. Yes, there exist 3 points that are not on the same line। हो सकता है ना। यही देख लो, ये बीच में है, ये कह रहा है इसके बीच में है। एक ऐसा भी हो सकता है कि 2 पॉइंट गिवन है A B और एक एग्जिस्ट कर रहा है C जो इन दोनों के बीच में नहीं है, बाहर है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि क्या डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। क्या इसमें कोई अनडिफाइंड टर्म है? अनडिफाइंड टर्म है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। डू दिस पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स? डिफाइंड टर्म्स तो बहुत सारा होता है, नहीं क्या? ये दोनों के बीच में जो अनडिफाइंड टर्म्स के बारे में कह रहा है कि पॉइंट है, यहाँ पे डिस्टिंक्ट पॉइंट की बात हो रही है, तो डिफाइंड है पॉइंट, है ना। एग्जिस्ट थर्ड पॉइंट C विच इज इन द बिटवीन A एंड B। थर्ड पॉइंट एक C है जो इसके बीच में, बीचों बीच में है, यानी इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। फिर कह रहा है कि आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट? यस, दे आर कंसिस्टेंट, दे आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि जिसका मीनिंग निकलता हो, जिसका मीनिंग निकलता हो वही कंसिस्टेंट हो सकता है। जो मीनिंगलेस हो वो कंसिस्टेंट नहीं होगा। तो ये कंसिस्टेंट है, दोनों कंसिस्टेंट है। इसका भी एक अलग मतलब निकल रहा है कि 2 पॉइंट के बीच में एक थर्ड पॉइंट हो सकता है। इसका भी अलग पॉइंट मीनिंग निकल रहा है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स, कोई 3 पॉइंट्स हो सकते हैं, है ना। दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, जो सेम लाइन में ना हो सकता है ये B भी यहाँ पर ना हो, एक लाइन A यहाँ पर हो, B यहाँ पर हो, C यहाँ पर हो, इससे होकर के एक अलग लाइन, इससे होकर के एक अलग लाइन, इससे होकर के एक अलग लाइन हो सकता है। तो दोनों का मीनिंग है और अलग अलग मीनिंग है, इसलिए दे आर कंसिस्टेंट। फिर कह रहा डू दीज फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। क्या ये यूक्लिड्स का पोस्टुलेट को फॉलो करता है? तो यूक्लिड्स का जितना 7 पोस्टुलेट्स है आप देखिएगा तो उसमें से ये दोनों पॉइंट किसी में भी फिट नहीं होगा, सेट नहीं होगा। लेकिन हाँ, इसके बारे में हम लोग कह सकते हैं कि ये दे फॉलो एग्जाम्स जो है 5.1 इसको फॉलो कर रहा है। उसमें क्या कह रहा था एग्जाम 5.1 में कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होकर के 1 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, 1 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो वही बात इसमें कह रहा था कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स A एंड B से देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट C विच इज बिटवीन A एंड B। A और B लाइन ड्रॉ करेंगे, A और B से होकर के एक लाइन ड्रॉ होगा, तभी तो कोई पॉइंट इसके बीच में आ सकता है। तो ये थोड़ा बहुत किससे फॉलो हो रहा है? एग्जाम्स 5.1 से इफेक्टेड हो रहा है या उसको रिलेट कर रहा है।
ओके, बस इतना ही है ये क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी such that AC is equals to BC, AC is equals to BC, then prove that AC is equals to half of AB, AC का वैल्यू AB का हाफ होगा। एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग अ फिगर, एक फिगर ड्रॉ करके इसको एक्सप्लेन करना है। ओके, तो फिगर ड्रॉ करते हैं। क्या कह रहा है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट के बीच में कहीं C इस तरह से है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ले लिए A एंड B। ओके, A एंड B, उसमें कह रहा है कि इस तरह से है, इस दोनों के बीच में C, सच दैट AC इज इक्वल्स टू BC, A से C का डिस्टेंस और फिर B से C का डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस सेम है। तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि AC इज इक्वल्स टू 1/2 AB होगा। ओके, ये गिवन है ना, गिवन क्या है कि सिंस AC इज इक्वल्स टू क्या गिवन है, BC। ओके, और प्रूफ क्या करना है, AC इज इक्वल्स टू हाफ AB प्रूफ करना है। हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। ओके, तो देखो, तो सिंस वी कैन राइट फ्रॉम द फिगर, फिगर को देख करके AC प्लस BC इज इक्वल्स टू AB लिख सकते हैं क्या, AC प्लस BC। अगर यहाँ ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस को ऐड किया जाए तो ये वाला डिस्टेंस मिलेगा ना, A से B का डिस्टेंस। अब यहाँ पर देखिए क्या प्रूफ करना है, AC प्रूफ करना है। AC को ऐसे ही छोड़ देते हैं और BC इक्वल टू AC है, AC इक्वल टू BC है, तो BC के बदले में AC लिख देंगे इज इक्वल्स टू AB। इसका मतलब AC प्लस AC 2 ठो AC, तो हम लोग लिखेंगे 2AC इज इक्वल्स टू AB। और ऐसा करने से क्या मिल जाएगा, AC इज इक्वल्स टू मिलेगा 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, यानी AB बटा में 2। देयरफॉर वी कैन राइट AC इज इक्वल्स टू 1/2 AB, यानी AB का हाफ होगा कौन, AC का लेंथ। अगर प्रूफ करना रहता है कि BC प्रूफ कीजिए तो इसी प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, AC के बदले में BC पुट करते, BC प्लस BC 2BC हो जाता और BC का वैल्यू भी हाफ हो जाता, यानी AC भी क्या है, AB का हाफ है और BC भी AB का हाफ है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका सिंपल सा प्रूफ देखा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 4 से रिलेटेड था, इसलिए हम साथ ही क्वेश्चन दोनों को लिखे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 4 में पॉइंट C है, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 में पॉइंट C है, वो कह रहा है कि उसको हम लोग मिड पॉइंट कहते हैं लाइन सेगमेंट का। AB का हम लोग मिड पॉइंट बोलेंगे। अगर कोई लाइन को 2 इक्वल पार्ट में बांटने वाला कोई पॉइंट मिल जाए तो वो पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। यस, मिड पॉइंट होता है। अब कह रहा है कि प्रूफ दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, केवल और केवल एक ही मिड पॉइंट होता है, ये प्रूफ करना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का प्रूफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, सपोज कर लेते हैं, इसमें क्या था, C था ना एक पॉइंट, एक और पॉइंट इसमें हम सपोज कर लेते हैं कि D इसका मिड पॉइंट है। ओके, लेट अस सपोज D is another midpoint of AB, अनदर मिड पॉइंट हम लोग सपोज कर लिए। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर A से D का डिस्टेंस बराबर होगा किससे, B से D का डिस्टेंस के, B के D के डिस्टेंस के बराबर होगा। यस, इसको कर देते हैं हम लोग इक्वेशन 1। ऑल्सो गिवन दैट क्या गिवन है, ऑल्सो गिवन दैट C इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ये गिवन है ना क्वेश्चन में कि C मिड पॉइंट है, इसमें 4 का ही बात कर रहा था, 4 में तो गिवन था C मिड पॉइंट है। देयरफॉर AC इज इक्वल्स टू, A से C का डिस्टेंस और B से C का डिस्टेंस दोनों इक्वल होगा, AC इज इक्वल्स टू BC। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, AB के बदले में लिखते हैं। ओके, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, AC प्लस BC, और या क्या कर सकते हैं हम लोग कि इन सब को ऐड करने पे किसके इक्वल आना चाहिए, AB के इक्वल आना चाहिए। हम लोग लिखेंगे कि AC प्लस BC इज इक्वल्स टू AB, ऐसा लिख सकते हैं ना, AC प्लस BC इज इक्वल्स टू AB के। और AC के बदले में क्या लिखेंगे, AC के बदले में, AC जो यहाँ लिखा हुआ है, AC के बदले में क्या AD में से CD को घटा देंगे तो AC मिलेगा, है ना,
AD में AC को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहीं से हम लोग काम करते हैं इसी इक्वेशन से। AC के बदले में इसको इक्वेशन 2 नहीं करते हैं, है ना, ऐसे ही रहने देते हैं। AC के बदले में लिख लेंगे हम लोग क्या, AD माइनस CD, है ना। AC लाना है हमको, तो अगर AD में CD को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो AC मिलेगा ना, AD में CD को। अच्छा, अगर हमको BC लाना है तो BC कैसे आएगा, BC कैसे आएगा, BD प्लस CD करना पड़ेगा, इधर BD प्लस CD करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए तो यहाँ पे AD इक्वल टू BD है, तो AD के बदले में यहाँ पर BD कर दें माइनस CD, और इधर BD प्लस CD। ओके, अब दोनों तरफ सेम चीज, BD और BD कैंसिल हो जाएगा, और क्या करेंगे, ये CD को उधर ले जाओ या उस CD को इधर ले आओ, तो माइनस CD उधर से आएगा, इधर आके माइनस CD इज इक्वल टू 0, माइनस 2CD इज इक्वल टू 0, माइनस 2CD इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ से CD निकालना चाहेंगे तो 0 बाय माइनस 2 होगा, यानी कि 0 आएगा। CD का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 0। CD का वैल्यू क्या मिला, 0। CD का वैल्यू 0 कहने का मतलब हुआ कि C से D का डिस्टेंस कुछ भी नहीं है, C और D क्या है, कॉमन है। इसका मतलब यही हुआ कि C और D कॉमन है। लिखेंगे हम लोग, दिस मीन्स दैट C and D are both same, hence तो दोनों सेम है, इसका मतलब एक केवल पॉइंट होगा, उसका मिड पॉइंट क्या होगा, सिर्फ C ही होगा या तो सिर्फ D होगा, एक ही होगा, दोनों नहीं हो सकता, क्योंकि जब अलग अलग ले रहे हैं तो प्रूफ में क्या आ रहा है कि दोनों सेम ही आ रहा है, इक्वल ही आ रहा है, क्योंकि दोनों के बीच कोई भी डिस्टेंस नहीं, मतलब C के ऊपर में D है या D के ऊपर में C है। यस, तो hence we can say that line segment has one and only one mid point, है ना। ऐसा कह सकते हैं हम लोग क्या, कि किसी भी लाइन सेगमेंट का, एवरी लाइन सेगमेंट का केवल एक और एक, सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होगा। दैट्स इट, इतना ही था हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कह रहा है इन फिगर 5.10, दिस इज द फिगर 5.10, कह रहा है इफ AC इज इक्वल्स टू BD, AC इज इक्वल्स टू किसके, BD के, देन प्रूफ दैट AB इज इक्वल्स टू CD, AB इज इक्वल्स टू CD होगा, ये प्रूफ करके बतलाना है। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रूफ करना। सिंस AC इज इक्वल्स टू BD इज गिवन, AC इज इक्वल्स टू BD इज गिवन, ओके, एंड वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है हमें प्रूफ करना है कि AB इज इक्वल्स टू होगा क्या, CD की, ये चीज हमें प्रूफ करना है। सिंस गिवन दैट क्या गिवन है हमें, AC इज इक्वल्स टू BD गिवन है, AC इज इक्वल्स टू BD गिवन है, AC इज इक्वल्स टू BD गिवन है। ओके, तो AC के बदले में कुछ लिख सकते हैं क्या, AC के बदले में क्या लिख सकते हैं, A से C के बदले में लिख सकते हैं AB प्लस BC, AB प्लस BC लिखा जा सकता है, और BD के बदले में B से D का डिस्टेंस है तो BC प्लस CD लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD लिख सकते हैं। अब देखिए तो दोनों तरफ क्या कॉमन आ रहा है, BC और BC कॉमन आ रहा है, इसका मतलब बचा क्या, AB बचा और CD बचा। तो देखिए तो AB इज इक्वल टू CD, यही ना प्रूफ करना था, लिख देंगे ऐसा प्रूफ। तो इतना सिंपल क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का अंतिम क्वेश्चन में पहुंच गए हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है व्हाई इज एग्जाम 5 जो है इन द यूक्लिड्स के एग्जाम्स का जो एग्जाम्स 5 है, कंसीडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रूथ, इसको यूनिवर्सल ट्रूथ कंसीडर किया गया। क्यों, ये कह रहा है, कारण बताइए। और ये भी नोट कहने के लिए कह रहा है कि क्वेश्चन इज नॉट अबाउट, ये जो क्वेश्चन है वो 5th पोस्टुलेट्स के बारे में नहीं है, 5th पोस्टुलेट्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ कह रहा है कि एग्जाम्स 5 जो है ना, एग्जाम्स 5 जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों है। यूनिवर्सल ट्रूथ कहने का मतलब हुआ कि पूरे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में उसको सही माना जाता है,
वो कहलाता है यूनिवर्सल ट्रूथ। तो एग्जाम 5 क्या कह रहा था, जरा एक बार आप गौर कीजिएगा एग्जाम 5 की तरफ। तो हमारा एग्जाम 5 कहता है, एग्जाम 5 कहता है क्या, एग्जाम 5 क्या कहता है, एग्जाम 5 कहता है कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ओके, जो होल होता है वो ग्रेटर होता है। और इसको कह रहा है कि ये फिफ्थ पोस्टुलेट नहीं समझ जाइएगा इसको, फिफ्थ पोस्टुलेट अलग है। यूक्लिड्स का फिफ्थ पोस्टुलेट जो है हमारा वो अलग कहता है। फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहता है, वो सरफेस के बारे में है ना, तो इसी के बारे में कह रहा है कि इसको यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों कहा जाता है। तो लिखेंगे कि सिंस इट इज ट्रू फॉर एनीथिंग्स इन द वर्ल्ड, क्योंकि इसलिए ये सही है कि सिंस इट इज ट्रू, ये ट्रू है किस लिए, एनीथिंग इन द वर्ल्ड, किसी भी चीज के लिए। सपोज करो एनीथिंग में हम लोग एक सर्कल ले लेते हैं, ठीक है, एक सर्कल ले लिए, इसको हम लोग 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो ईच पार्ट कितना कितना का होगा, ये पार्ट हो गया 1/4, ये भी पार्ट 1/4, इस पार्ट की अगर बात करें तो ये भी 1/4, ये पार्ट ये भी है 1/4। ओके, सारा पार्ट हमारा क्या मिला इसका 1/4। और ये होल पार्ट क्या है, होल पार्ट ये जो है हमारा है ना, होल पार्ट हमारा है 1, है ना। तो जो क्या कह रहा है कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, होल मतलब 1 इज ग्रेटर देन द पार्ट का मतलब 1/4। देखो तो क्या ये दोनों चीज सही है, सही है, कैसे सही है बताओ, ये है 1 और इसका मतलब वो 0.4 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, ये हो गया 0.25 और ये पूरा 1 है, ये 0 से कम है और ये 1 ज्यादा है। तो सही हुआ कि नहीं हुआ। तो कोई भी चीज के लिए जो होल है, पूरा पार्ट जो होता है, उसके पार्ट से कोई भी एक पूरा चीज उसका एक भाग से हमेशा बड़ा होता है। हमारा पूरा बॉडी पार्ट इज ग्रेटर देन द आवर हैंड से पूरा बॉडी पार्ट क्या है, बड़ा है ना। तो किसी भी चीज के लिए ये जो स्टेटमेंट है एग्जाम 5 वो ट्रू है, इसलिए एग्जाम 5 को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ कहा जाता है। ओके, दैट्स इट, एंड ऑफ द एक्सरसाइज 5.1। ओके, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 5.2 में मात्र 2 क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। यूक्लिड्स का जो फिफ्थ पोस्टुलेट है उसको आप कैसे दोबारा लिखिएगा, सो दैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड, जिसको आसानी हो समझने में। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट, जो यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट है वो इंप्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस का एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है। यानी दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों ही में फिफ्थ पोस्टुलेट्स की बात किया गया। तो फिफ्थ पोस्टुलेट्स होता क्या है, कह रहा है कि अगर 2 लाइन को, है ना, ये अगर हम 2 लाइन ड्रॉ कर दें इस तरह से, ओके, 2 लाइन को अगर कोई एक लाइन क्रॉस कर रहा है, इस तरह से क्रॉस कर रहा है कि इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है। ये इंटीरियर एंगल बना यहाँ पे 1, यहाँ पे बना 2, यहाँ पे बना 3 और यहाँ पे बना 4। ओके, 2 लाइन को L और M 2 लाइन है, इसको एक अनदर लाइन इस तरह से फॉल किया इस पे कि इंटीरियर एंगल फॉर्म हुआ है। तो कह रहा है कि जो इंटीरियर एंगल का सम, जो इंटीरियर एंगल का ये जो लाइन है उसके एक साइड के इंटीरियर एंगल का सम अगर इधर इफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, ओके, ग्रेटर देन, एंड एंगल 4 या एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज लेस देन 180 डिग्री हो। एक तरफ ग्रेटर होगा, एक तरफ लेस होगा। यस, जाहिर सी बात है कि अगर एक तरफ ज्यादा हो रहा है दोनों का सम, तो एक तरफ दोनों का सम कम होगा, है ना, दोनों का सम क्या होगा, 180 से कम होगा। तो कह रहा है कि ये जो दोनों लाइन है जिस पर ये एक लाइन गिरा हुआ है या जाके इंटरसेक्ट किया है, तो ये जो दोनों लाइन है, इन दोनों लाइन को अगर हम बढ़ाएंगे ना, इस तरह से अगर बढ़ा दिया जाए तो दोनों लाइन किधर मीट कर जाएगा,
दोनों लाइन किधर मीट करेगा, जिधर एंगल का सम 180 से कम है ना। जिधर हियर एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम लेस देन है किसके, 180 डिग्री से। देयरफॉर लाइन्स L and M meets towards the angles 3 and 4 when it produced। अगर आगे बढ़ाएंगे तो किधर लाइन मिलेगा, जिधर एंगल कम आ रहा है, और जिधर एंगल ज्यादा हो रहा है तो उधर बढ़ाएंगे तो देखो ये बढ़ता जाएगा इधर और ये इधर बढ़ता जाएगा, कभी भी मिलेगा इधर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये कह रहा था कि क्वेश्चन नंबर 1 में कि इसको यूक्लिड्स का फिफ्थ पोस्टुलेट को कैसे लिखेगा कि इजी से समझ सके। तो इस तरह से हम लोग लिख के इजीली समझ सकते हैं, वेरी इजी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि क्या यूक्लिड्स का फिफ्थ पोस्टुलेट का मतलब ये निकलता है एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन। यस, कैसे निकलता है कि ये सिचुएशन तो देख लिए। अब देखिए ये सिचुएशन का अगर हम बात करें कि दो लाइन है, ओके, इसको एक थर्ड लाइन क्रॉस कर रहा है और इंटीरियर एंगल बन रहा है यहाँ पे भी 3 and 4। ये भी लाइन L और M ले लेते हैं और ये P है। तो लिखेंगे हम लोग क्या कि हियर एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों का सम अगर 180 डिग्री आ गया, तब यहाँ तो बात हो रहा था कि कम और ज्यादा का, एक तरफ कम होगा और एक तरफ ज्यादा होगा, ये ना बात हो रहा था। तो जिधर कम होगा दोनों का सम, दोनों इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 से कम होगा तो उधर अगर लाइन को बढ़ाएंगे तो मीट करेगा, और जिधर ज्यादा होगा उधर मीट नहीं करेगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि दोनों तरफ के एंगल का सम 180 हो जाए, जैसे 1 + 2 = 180 और 3 + 4 = 180, है ना। ये अगर दोनों तरफ का एंगल 180 हो जाएगा तो इस सिचुएशन में देयरफॉर the lines L and M will never meet each other। कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करेगा, कभी भी लाइन वो एक दूसरे को मीट नहीं करेगा क्योंकि दोनों का सम 180। देयरफॉर इसका मतलब हुआ क्या कि L is parallel to M। L जो है पैरेलल हो जाएगा किसके, M के। तो यही कह रहा था कि क्या फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन। यस, फिफ्थ पोस्टुलेट्स के द्वारा ही हम इसको समझ सकते हैं। किस आधार पे कि अगर सिचुएशन ऐसा आ जाए कि दोनों तरफ के, एक तरफ का कोई इंटीरियर का सम और दूसरे तरफ का, दोनों साइड का 180 डिग्री और 180 डिग्री आएगा, तब ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो बस यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक्सरसाइज 5.2 का। तो इस तरह से हम लोगों ने आज एक ही वीडियो में दोनों एक्सरसाइज 5.1 का भी और एक्सरसाइज 5.2 का भी सॉल्यूशन देखा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वाकई आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।